आप सभी को मेरा नमस्कार। BR पवार एजुकेशन हब में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अभी तक हमने अलंकार के बारे में चर्चा की थी। कुल 21 अलंकारों का हमने अध्ययन किया, उस पर वीडियो बनाए। यदि आप लोगों ने देख लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो BR पवार एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में हिंदी ग्रामर को खोजिए, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप प्रत्येक वीडियो को पूरा देखें। यदि किसी विषय वस्तु की जानकारी वास्तव में आपको प्राप्त करनी है तो वीडियो को पूरा देखना होगा। 21 अलंकारों को एक ही जगह आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, यदि उन वीडियोज़ को आप देखोगे तो आपको जानकारी प्राप्त होगी विभिन्न अलंकारों के बारे में। अब अलंकारों के बाद में आज हम छंद के बारे में अपना वीडियो है, क्लास है, स्टार्ट करते हैं। छंद क्या होता है, छंद की पहचान कैसे होती है, इसमें मात्राएं कैसी लगाई जाती है, आदि प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले छंद के बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं। छंद होता है, ये छंद शास्त्र के जो प्रणेता है उसका नाम है पिंगल ऋषि। पिंगल ऋषि ने इसके प्रणेता है और इसके ही नाम पर पिंगल शब्द है, वो आप कह सकते हो छंद का दूसरा नाम भी है। कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि छंद का दूसरा नाम क्या है, आपका उसका उत्तर होगा पिंगल। पिंगल का दूसरा नाम क्या है तो वहाँ आप छंद का प्रयोग कर सकते हो। सबसे पहले छंद का यदि बात करें तो हमारे जो वेद है 4, उसमें से ऋग्वेद है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। सबसे पहले वर्णन मिलता है। अब देखिए छंद होता क्या है। आपने देखा होगा गद्य में, हिंदी साहित्य में अपन ने गद्य की विभिन्न विधाओं का अध्ययन किया था, गद्य की जानकारी प्राप्त की थी। उसमें व्याकरण आए थे, संधि है, समास है, संज्ञा, स्वर्णाम, उसके सब पद परिचय वगैरह जितने भी अपन ने अध्ययन किए थे वो व्याकरण की श्रेणी में, वो गद्य का व्याकरण था। अब पद्य का जो व्याकरण है उसको हम छंद कहेंगे। जो काव्य होता है, काव्य क्या होता है, हमारे जो मन के जो विचार होते हैं उन विचारों को जब हम कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो वो पद्य बन जाता है, वो कविता बन जाती है, वो काव्य बन जाता है। तो काव्य में जो नियम होते हैं, काव्य के जो कानून होते हैं, उसके जो कायदे होते हैं, उनका अध्ययन हम छंद में करते हैं। जब छंद का अच्छी तरह से हम अध्ययन कर लेंगे तो काव्य का और पद्य का हमें उनके नियमों का बहुत जानकारी प्राप्त होगी। जैसे अपने अलंकारों में ये देखा था कि अलंकार है वो काव्य में शोभा बढ़ाते हैं, रस है वो रसानुभूति प्रदान करते हैं। तो जब हम छंद का अध्ययन करेंगे तो हम उसमें आह्लादित हो जाते हैं, यानी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जब छंद को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो अपार प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है, प्रकट होती है। जब हम काव्य को पढ़ते हैं और छंद को जब उसमें से निकालते हैं, पहचानते हैं, और जब पहचानने की स्थिति में हम हो जाते हैं, जब इनका संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें बहुत ही अपार खुशी होती है, खुश हो जाते हैं, प्रसन्नता प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों ये कठिन विषय है, बहुत कठिन विषय। इसके नियम वगैरह सब जानने पड़ेंगे। जब हमें इसकी सारी जानकारी प्राप्त होगी तभी तो हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए इसके बारे में हम क्रमशः जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन एक निवेदन है, इतने अलंकार वगैरह आपने दे दिए। यदि BR पवार एजुकेशन हब जो यूट्यूब चैनल है वो अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, अभी कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उसको लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं छंद की।
अब छंद में यदि अपन देखें तो ये वर्णों ऑब्लिक मात्राओं का खेल है। क्या है? ये वर्ण और मात्राओं का खेल है। जब हम वर्ण और मात्राओं, इसकी संख्या, इसकी गणना और इसकी गति, यति, सारों को क्रमबद्ध तरीके से जब व्यवस्थित कर लेंगे और जब ऐसा होता है तो वहाँ छंद होता है। यदि छंद की बात करें तो ये चद धातु से बना है। छंद चद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुश होना, खुश होना। इस प्रकार से छंद में क्या होता है? वर्णों और मात्राओं का क्रमबद्ध तरीके से उसकी गणना की जाती है, उसकी यति गति सभी को व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार से वर्णों और मात्राओं को गिनना और यति गति चरणों को व्यवस्थित क्रम में लिखना छंद कहलाता है। अब देखो, इन छंद वर्णों में क्या होता है? वर्णों को गिना जाता है। मात्राओं में क्या होता है? मात्राओं को गिना जाता है। सिर्फ गिनना है, इसको नियमानुसार गिनना ही है, वही छंद के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो छंद होता है इसके कितने अंग होते हैं। आइए इनके अंग और अवयव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके कुल 7 अंग होते हैं। छंद के 7 अंग होते हैं। हम प्रत्येक अंग का बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे। पहला होता है हमारा, वो है वर्ण। वर्ण, वर्ण क्या होता है? हमने पढ़ा है वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें स्वर भी सम्मिलित होता है। व्यंजन प्लस स्वर का जब मिलान होता है तो वो सबसे जो छोटी इकाई होती है वर्ण कहते हैं। अब वर्ण को अपन देखते हैं, जैसे एक क लिखा हुआ है, ये क, इसको अपन यदि देखें तो इसके 2 भाग किए जाते हैं। इसमें क प्लस अ जुड़ा हुआ है, यानी क है वो व्यंजन है, क व्यंजन है और उसके साथ में अ स्वर जुड़ा हुआ है। व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। जब व्यंजन के साथ में स्वर मान लो नहीं हो तो व्यंजन वो पूर्ण नहीं होगा। व्यंजन पूर्ण कब होगा? जब उसमें अ सम्मिलित, अ स्वर है वो सम्मिलित किया जाता है, तब ये पूर्ण वर्ण बन जाता है। तो यहाँ अपन क्या है, इसको अक्षर या छंद में इसको पूरा, जब पूर्ण वर्ण होगा, पूर्ण वर्ण को ही वर्ण मानेंगे, सिर्फ व्यंजन को नहीं। छंद के अंदर हमें ये ध्यान रखना है, हम वर्ण किसे कहेंगे? छंद में उसको मानेंगे जब व्यंजन प्लस स्वर दोनों का समावेश हो। यानी क है, क हलंत, क जब हलंत होता है तब व्यंजन होता है, ए उसमें मिल जाता है तब वो क पूर्ण वर्ण बन जाता है। इस तरीके से ख है तो ख धन अ बराबर ख पूर्ण वर्ण बन गया। तो हमारी वर्णमाला व्यंजन जितने भी है उस व्यंजनों में स्वर मिले हुए होते हैं। बिना स्वर कोई भी पूर्ण मतलब वर्ण नहीं होता है, व्यंजन पूर्ण नहीं होता है, और जो पूर्ण व्यंजन वर्ण होता है उसको ही हम गिनती करेंगे। और मात्राएं क्या होगी? मात्रा दूसरा है मात्रा। मात्रा क्या होगी? जितने भी हमारे स्वर स्वर है वो मात्राओं को काम करते हैं। आइए इसको मात्रा की दृष्टि से बहुत बारीकी से समझेंगे, समझनी पड़ेगी हमें। थोड़ी देर हमारे अतीत में जाना पड़ेगा। जब हम पहली दूसरी प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ते थे तब स्वर और मात्राओं का जब ज्ञान करते थे, वैसे ही अब थोड़ी देर के लिए हमें दोहरान करना होगा। जो हमारी मात्राएं हैं पहले उनको, मात्रा से पहले हमें स्वर देखना पड़ेगा। स्वर कितने प्रकार के हैं? देखो कितने हैं। स्वर को अपन यहाँ लिखेंगे अ, आ, इ,
ई उ ऊ री री ए आई ओ औ अं आह। ये हमारे स्वर कहलाए। अब स्वर के बाद में इससे मात्रा निकालनी, हमें मात्राओं को सीखना है, मात्राओं का खेल ही छंद में है। तो पहले स्वर ये रह गई, ये टोटल अपन के स्वर है। अब इसमें मात्रा ये है आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा है, अनुस्वार विसर्ग। अब अपन क्या करेंगे, ये मात्राओं हमने समझ लिया। अब आगे इन मात्राओं को डालेंगे। कौन से स्वर है वो बड़े हैं, कौन से स्वर है वो छोटे हैं। बड़े दीर्घ दीर्घ स्वर, छोटे ह्रस्व स्वर। अब हम इसमें छांटेंगे। अब ए, छोटी छोटा ऊ और री, ये 4 स्वर है वो हमारे ह्रस्व स्वर यानी छोटे स्वर है कहलाएंगे। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग और अह। ये सारे हमारे दीर्घ स्वर, बड़े स्वर है। दीर्घ स्वर, बड़े स्वर, छोटे स्वर, बड़े स्वर। अब छोटे को हम लघु कहते हैं, लघु। बड़े को गुरु, छोटे स्वर लघु और दीर्घ स्वर बड़े स्वर गुरु। लघु का ये चिन्ह है, खड़ी पाई ये चिन्ह याद रखना लघु का, और गुरु का अंग्रेजी का जो एस है वो चिन्ह है। अब इसको मात्राओं को गिनेंगे तब ये काम आएंगे। ये लघु है, लघु कौन से स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, छोटे स्वर यानी ए, छोटे ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर कौन से हैं, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ, अं, अह। ये दीर्घ स्वर है, इनको गुरु कहेंगे। गुरु का चिन्ह होता है एस। अब इसको जब गिनेंगे, लघु को हमेशा संख्या में 1 गिनेंगे और गुरु को 2 गुनेंगे, संख्या में 2 गुनेंगे। 2 क्यों गुनेंगे, क्योंकि ये दीर्घ है, बड़ा है, इसमें समय जो बोलने में लगता है ह्रस्व से डबल लगता है, इसलिए 2 बार इसको गिनेंगे। तो ये हमारे लघु और गुरु, ये मात्राओं 2 प्रकार की हो गई। लघु, दूसरा है गुरु। लघु खड़ी पाई का चिन्ह, गुरु एस। इसको 1 मात्रा के रूप में गिनेंगे, गुरु को 2 मात्रा के रूप में गिनेंगे। अब इसको उदाहरण द्वारा जो हमारे व्यंजन हैं उससे मिला करके देखते हैं। जैसे क प्लस ए बराबर क, इसमें ए है, ए की 1 मात्रा होगी, लघु है 1 होगी। अब इसमें छोटी ई मिला दो तो इसको भी हम 1 गिनेंगे, लघु है। छोटा ऊ मिला दो तो भी इसको लघु करेंगे और री की मात्रा लगा दे, इसको भी 1 करेंगे। यानी जितने भी हमारे लघु है उसकी मात्रा 1 होगी। अ की मात्रा छोटे ई की, छोटे ऊ की और री की जहाँ व्यंजनों के साथ में होंगे याद रखना वहाँ लघु होगा और लघु को हम 1 गिनेंगे। इसी प्रकार से जो क है, अब इस क को आ की मात्रा लगाएंगे, का बन जाएगा। आ की मात्रा लगेगी, इसको 2 गिनेंगे। ये दीर्घ स्वर है, इसलिए दीर्घ स्वर को हम 2 गिनेंगे। फिर बड़ी ई की मात्रा है, ये हमारा दीर्घ स्वर है, इसको भी 2 गिनेंगे। ये गुरु है। बड़ा ऊ, ये भी गुरु है। के
गुरु है, कई गुरु है, को और कौ, ये सब हमारे दीर्घ स्वर है, गुरु है। मात्रा में इसकी 2 गिनती हम करेंगे। तो हमें अभी तक हमने देखा है वर्ण और मात्रा, छंद के 2 अपन ने अंग है, अव्यय, उसके बारे में चर्चा की। पहला हमारा वर्ण और दूसरा है मात्रा। वर्ण सबसे छोटी इकाई होगी, जब पूर्ण वर्ण होगा उसी को हम गिनती में करेंगे। मात्रा है वो 2 प्रकार की होगी, लघु और गुरु। लघु की 1 मात्रा गिनेंगे, गुरु की 2। अब तीसरा है बिंदु, इसको देखना है, छंद के अव्यय या छंद का अंग, इसका तीसरा है गति। गति का आशय होता है लय, प्रवाह। कोई कविता अपन बोलते हैं, उसकी जो लय होती है, प्रवाह होता है, वो गति कहलाता है छंद में। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये इसकी लय है और प्रवाह है। तो ये गति है, वो लय और प्रवाह होता है। अब देखिए यति का आशय होता है जो गति कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ हमें सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, वो क्या होता है, यति। जैसे ये देखो, ये अल्प विराम जहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ रुकते हैं, ये हमारी यति होती है। ये यति होती है जहाँ हम रुकते हैं, पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं, सांस लेने के लिए थोड़ा समय के लिए, अल्प समय के लिए रुकते हैं, तो वो होती है यति। अब यति के बाद में तुक क्या होता है, जो भी पंक्तियाँ काव्य की होती है, 2 पंक्तियों का जो अंतिम वर्ण होता है, वो उस वर्णों की मैत्री होती है, यानी एक समान होता है, एक जैसा होता है। आप यहाँ देख लीजिए इस उदाहरण में, तुक क्या होता है, रूप और भूप, अंतिम जो वर्ण प है, इसमें भी प है, इसमें भी प है, तो ये आखिरी जो वर्ण है एक जैसा होता है, मैत्री वाला होता है, समान रूप का होता है। जब समान रूप का होता है तो ये आपका तुक कहलाता है। अब अगला अपन देखेंगे चरण। चरण को समझने के लिए इस दोहे को अपन पढ़ सकते हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु भूप। अब देखिए इसमें अपन क्या है, ये पूरी पंक्ति है ऊपर वाली और नीचे वाली दूसरी पंक्ति है, 2 पंक्तियां हैं। अब पंक्ति सुनिए, ये तो हुई पहली पंक्ति, ये हुई दूसरी पंक्ति, ये 2 पंक्तियां हुई। अब चरण क्या होता है, इस पंक्ति में जहां हम रुकते हैं, देखो ये पहले यहां रुक गई, ये पहला जो अल्प विराम होता है, जहां यति लगी हुई होती है, वहां से पहले वाला है, ये आपका पहला चरण हुआ, ये पहला चरण। और फिर इस अल्प विराम से बाद वाला है, ये आपका दूसरा चरण। फिर इधर नीचे आओ, अल्प विराम से इधर वाला है, ये तीसरा चरण, और अल्प विराम के बाद वाला है ये चौथा चरण। तो यहाँ 4 चरण होंगे, 2 प्रत्येक पंक्ति में 2 चरण हो गए, 2 पंक्तियों में 4 चरण होंगे। जैसे पहला चरण कौन सा हो गया, पवन तनय संकट हरण, ये अपन का पहला चरण हो गया। मंगल मूर्ति रूप, ये दूसरा चरण हो गया। राम लखन सीता सहित, ये तीसरा चरण हो गया। हृदय बसहु भूप, ये चौथा चरण हो गया, ये चौथा चरण हो गया। ये इस प्रकार से 4 चरण है। इसमें एक शब्द सुर शब्द है, छूट गया है, दोबारा लिख लेते हैं, भूल से छूट गया, सुर है। हृदय बसु सुर भूप, ऐसे होगा।
अब देखिए ये अपने चरण हैं वो देख लिए, 4 चरण हो गए। अब चरण के प्रकार देखो, चरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है वो सम, दूसरा प्रकार है वो विषम। चरण 2 प्रकार के होते हैं, सम और विषम। जैसे आपने गणित में पढ़ा होगा सम संख्याएं 1 2 3 4 5 6 ये सम हो गई। विषम 1 3 5 7 9 ये विषम। तो यही नियम यहाँ सम चरण के लिए कौन सा होगा? 2 4 6, 2 4 और 6, 2 4 और 1 3। अब ये पहला चरण है, पहला अंक है, एक विषम संख्या है, ये विषम। 2 सम संख्या है तो ये सम का चरण हो गया। 3 विषम संख्या है तो ये तीसरा चरण है वो विषम हो गया। चौथा सम है तो ये चौथा आपका सम चरण हो गया। यानी ये दूसरा और ये चौथा, ये 2 आपके सम चरण हो गए। और ये पहला और तीसरा, पहला और तीसरा ये आपके विषम चरण हो गए। हमने चरण है वो सीख लिए हैं, चरण सीख लिए हैं। अब आगे देखते हैं, चरण के बाद में देखते हैं गण। गण हैं वो छंद में जो गण है वो 3 होते हैं। 3 जो वर्ण होते हैं, वर्ण 3 वर्ण होते हैं, इसका जो एक समूह होता है, एक समूह 3 वर्णों का एक समूह बराबर गण कहलाता है। जैसे कमल, इसमें 3 वर्ण है, क म ल। जब ये 3 शब्द मिल गए हैं तो एक गण हो गया। ध्यान देवे, गण में जो एक गण होता है, गण में 3 ही वर्ण होते हैं, न तो 2 होंगे न 4 होंगे, 3 ही वर्ण होंगे। तो 3 वर्णों का समूह होता है वो गण होता है। ये गण हैं 8 प्रकार के होंगे। जब हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी यहाँ हम केवल मात्रिक छंद है उसके ऊपर ध्यान देंगे। चलो आगे देखते हैं, एक बार इसका दोहरान कार्य कर लेंगे। छंद के अंग, इसको ध्यान से देखना, हमें देखना वर्ण क्या होगा। वर्ण एक शब्द होगा जो स्वर की सहायता से बना हुआ, व्यंजन और स्वर की सहायता से पूर्ण जो अक्षर होगा वो वर्ण छंद में कहलाएगा। मात्रा है 2 प्रकार की होती है, लघु और दीर्घ। अब मात्रा को कैसे गिनते हैं हम इसके बाद में विशेष रूप से चर्चा करने वाले। गति क्या होती है? गति जो प्रवाह होता है, लय होता है कविता को पढ़ने का, काव्य को पढ़ने का जो लय होता है वो गति कहलाती है। यति जहां हम पढ़ते पढ़ते या बोलते बोलते, गायन करते करते जहां में रुकना होता है, जहां सांस लेना होता है, या फिर कहें जहां विराम चिन्ह लगा हुआ होता है वहां पर यति होती है। तुक क्या होता है? जो चरण अंतिम जो पंक्ति के जो अक्षर होते हैं जब वो एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो वहां पर वो तुक मिलता है। चरण पंक्ति में हर पंक्ति में 2 होते हैं और फिर अमूमन 90% 4 चरण ही होते हैं। यदि अपवाद नहीं हो तो अधिकतम 4 चरण होते हैं, ठीक है। और 2 चरण होते हैं सम के और 2 चरण होते हैं विषम के। चरण के 2 प्रकार होते हैं, सम चरण, विषम चरण। विषम चरण कौन सा होता है? पहला और तीसरा। सम चरण कौन सा होता है? दूसरा और चौथा। उसके बाद में गण देखा, 3 वर्णों को जब मिलाते हैं उसका समूह बनता है तो एक गण कहलाता है। इस प्रकार से छंद में कुल 8 गणों की हम चर्चा करने वाले हैं और ये इनकी एक ट्रिक्स भी है जिसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब अपन देखेंगे
छंद, छंद के प्रकार देखेंगे। छंद के प्रकार, कितने प्रकार के छंद होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला छंद है वो होता है मात्रिक छंद, दूसरा छंद होता है वो होता है वर्णिक छंद, और तीसरा छंद होता है वो होता है मुक्तक छंद। अब इन 3 जो छंद होते हैं इसकी पहचान कैसे होती है, क्या विशेषता होती है? जहाँ मात्राओं की गिनती की जाए, जहाँ मात्राओं के हिसाब से चला जाए, मात्राओं की गिनती की जाए वहाँ मात्रिक छंद, जहाँ वर्णाओं की गिनती की जाए वहाँ वर्णिक छंद, जहाँ किसी की गिनती न की जाए और कोई नियम न हो वो मुक्तक छंद है। मुक्तक मुख्य रूप से 2 ही जो छंद है, मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। अब इसमें कौन सा महत्वपूर्ण है तो देख लीजिए। यदि अपन प्रतिशत में बात करें, प्रतिशत में बात करें तो 99% है वो कोर्स में, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, कॉलेज शिक्षा हो या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा हो, 99% जो प्रश्न आते हैं वो मात्रिक छंद से आते हैं। वर्णिक छंद है वो मात्रिक छंद से परीक्षा की दृष्टि से गौण होता है। तो हमारा पूरा अभी जोर होगा, पूरा जोर होगा वो मात्रिक छंद पे होगा। आइए देखते हैं क्या होता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में जहाँ मात्राओं की गिनती की जाती है, हिसाब किताब किया जाता है, वो मात्रिक छंद होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। सम मात्रिक छंद, मात्रिक छंद के 3 प्रकार है। पहला प्रकार है सम मात्रिक छंद। सम का अर्थ होता है समान, मात्रिक, जिसमें सभी मात्राएं समान हो वो सम मात्रिक होती है। जितने ही चरण हैं सारे चरणों में बराबर मात्रा होती है, वो होता है सम मात्रिक छंद। दूसरा होता है अर्ध सम मात्रिक, यानी आधे चरणों में समानता हो, आधे में मात्राएं समान हो, आधे में दूसरे विषम हो। इस तरीके से आधे में समान हो वो अर्ध मात्रिक सम, और विषम में होता है जिसमें मात्राएं बिल्कुल विषम ही हो। अब सम मात्रिक में एक ट्रिक्स है, इसको देख लेते हैं। ये ट्रिक्स बहुत काम आएगी। इस ट्रिक्स को अपन याद कर लेते हैं तो सम मात्रिक के जितने भी छंद है उसकी पहचान अपन बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। कौन सा सम मात्रिक छंद है इस ट्रिक के हिसाब से। ट्रिक का नाम क्या है? चारों गीत हरि गीतिका। आइए इनको तोड़ते हैं। चारों में पहला जो है चा, चा को अपन चौपाई से मानेंगे। चा का मतलब चौपाई मानेंगे। तो चौपाई क्या है? चौपाई एक सम मात्रिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। याद रखें, जहां हम मात्राओं को गिनेंगे प्रत्येक चरण में यदि 16 मात्राएं हैं तो वो हमारा चौपाई छंद होगा। दूसरा है रो, रो का मतलब होता है रोला। जहां प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है वहां रोला होता है, वो रोला कहलाता है। तीसरा है गीत, गीत का है गीतिका, गीतिका छंद। ये एक प्रकार का सम मात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, 26 मात्राएं होती है। और चौथा है हरि गीतिका। हरि गीतिका भी सम मात्रिक छंद है और इसमें 28 मात्राएं होती हैं। ये मात्राएं गिननी पड़ती है। जब प्रत्येक चरण में ऐसी मात्राएं समान मात्राएं होती है तो सम मात्रिक छंद कहलाता है। दोबारा याद रखिए, सम मात्रिक है उसमें 4 छंद हम मुख्यतः अध्ययन करने वाले हैं। चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। ये जो चारों छंद है इसको सम मात्रिक छंद कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इन चारों में प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्रा, समान मात्राएं होगी, समान मात्राएं। जैसे चौपाई की बात करेंगे तो प्रत्येक चरण में 16, रोला में प्रत्येक चरण में 24, गीतिका में प्रत्येक चरण में 26 और हरि गीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राओं को गिनते हैं, उसका होता है। इस प्रकार से यदि अर्ध सम मात्रिक में देखें तो
अर्ध सममात्रिक में विचार छंद है जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं, विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है दोहा, दूसरा है सोरठा, तीसरा है बरवे, चौथा है उलाला। दोहा, सोरठा, बरवे, उलाला ये अर्ध सममात्रिक है। अर्ध क्यों है? क्योंकि आधे में समान है, पूरे समान नहीं, चारों चरण में बराबर नहीं होंगे, दो में होंगे, दो में समान, दो में समान। जैसे उदाहरण में देखेंगे, पहला दोहा है, दोहे में क्या होगी? 13 11 होगी, दो में 13 होगी और दो में 11 होगी। सोरठा में 2 में 11, 2 में 13। ये सोरठा है, दोहे का उल्टा है, दोहा है, सोरठे का उल्टा है। बरवे में 12 7 होगी मात्राएं और उल्लाला में 15 13 का मात्राओं का समावेश होगा। इसको हम इस उदाहरण से देखेंगे। सबसे पहले इसको देखने से पहले गिनती करेंगे कि मात्राओं को कैसे गिना जाता है। आइए सबसे पहले नीचे वाली लाइन है, इसको गिन लेते हैं, दोनों को गिनेंगे। हमने दो चिन्ह, एक लघु का खड़ी पाई, एक गुरु का इंग्लिश का जो अक्षर होता है एस, वो लघु को 1 गिनेंगे, गुरु को 2 गिनेंगे। पहले इसको लगाना सीखते हैं। प, इसमें ए जुड़ा हुआ है, ए की मात्रा है, लघु है 1 खड़ी पाई, व लघु है 1, न लघु है 1, त लघु है 1, न लघु है 1, य लघु है 1। अब संकट अनुस्वार जहां आता है, अनुस्वार ये दीर्घ स्वर में आता है, अनुस्वार हमेशा दीर्घ स्वर में आता है। ये गुरु होता है, इसकी 2 मात्राएं होती है। और चंद्र बिंदु ये लघु है, चंद्र बिंदु जहां होगा उसकी 1 मात्रा गिननी है, अनुस्वार जहां भी होगा उसकी 2 मात्रा गिनेंगे। तो स की 1 और अनुस्वार ऊपर लगा हुआ है तो इसकी 2 मात्राएं, क की 1, ट की 1, है की 1, र की 1, ण की 1। अब आगे मैं के ऊपर अनुस्वार है 2 मात्राएं, ग की 1, ल की 1, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ अपन ने देखा था दीर्घ स्वर है, ये 2 दीर्घ गुरु हो गया, ये लघु हो गया, ये लघु हो गया। और रू बड़ा है, ऊ बड़े ऊ की मात्रा इसमें समझो बड़ा है तो ये, और ये छोटा। अब इसको गिनेंगे, कहाँ तक गिनेंगे? ये जो अल्प विराम, पहले चरण को अलग गिनेंगे कितनी मात्रा है, दूसरे को अलग गिनेंगे। अब इसकी गिनती करनी है, जो लघु है उसको 1 बार गिनती करेंगे, जो दीर्घ है उसको 2 बार गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8 9 10 11 12 13। यानी ये जो पहला चरण है अल्प विराम से पहला चरण है, इसमें 13 मात्राएं हैं, इसमें 13 मात्राएं है। अब आगे गिनेंगे, 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। अब नीचे आ जाए, आ की मात्रा है 2, लघु 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 लघु, गुरु गुरु बड़ी की मात्रा है, आ की मात्रा है, लघु 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 लघु, गुरु लघु। अब देखो, 2 1 3 4 5 6 6 2 8 2 10 10 10 1 11 12 और 13। देखो 13 आ गई, ये 11 आ जाएगी। अब आप देखो, ये पहली लाइन, ये तीसरी लाइन, ये विषम है, विषम मात्राएं हैं पहली और तीसरी।
पहली और तीसरी यानी विषम जो चरण है इसमें 13 है। अब ये इसमें आगे देखो, ये सब में दोनों में 11, दूसरा चरण और चौथा चरण है, इसमें 11 है। तो ये चौथा और दूसरा ये जो सम मात्रिक चरण है इसमें 11 है, और पहला और तीसरा चरण है जो विषम चरण है इसमें 13 है। तो दो में समान, दो में समान, अर्ध समान हो गया। तो यहाँ 13 और 11 का जो समूह होगा वो दोहा कहलाएगा। जब इस तरीके से हम मात्राओं को गिनेंगे और फिर जैसी स्थिति होगी वैसी जितनी मात्राएं होगी वैसा ही उसमें दोहा, सोरठा, बैरवा, उलाला जो भी होगा ये दोहा में होगा। अब सोरठा कहाँ होंगे? पहले और तीसरा होगा चरण, इसमें 11 आ जाएंगी, इसमें 13 आ जाएंगी, इसका उल्टा हो जाएगा तो वहां सोरठा हो जाएगा। बरवे में क्या होगा? 12 7 उल्लाला में क्या होगा? 15 13। इस तरीके से अर्ध सममात्रिक की ये जो चारों उदाहरण अपन ने देखे, दोहा, सोरठा, बरवे, उलाला, ये अर्धमात्रिक क्यों होते हैं? क्योंकि 2 चरणों में समान होते हैं, 2 चरणों में दूसरे होते हैं। केवल आधा समान है, आधे चरणों में समान होता है, इसलिए इसको अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। अब तीसरा जो प्रकार है विषम मात्रिक, इसके बारे में चर्चा करते हैं। विषम मात्रिक में 2 प्रकार के होते हैं, एक कुंडलियां, दूसरा सप्पय। कुंडलियां और सप्पय विषम मात्रिक छंद की श्रेणी में आते हैं। कुंडलियां में क्या होगा? पहले दोहा होगा, दोहा प्लस रोला। दोहा और रोला जब एक साथ मिलते हैं तो कुंडलियां बनती है। नियम दोहा के लगेंगे, ये दोहा के और रोला के, यानी दोहा अर्ध मात्रिक छंद है और रोला सम मात्रिक छंद है। जब दोनों ये मिलते हैं तो कुंडलियां बनती है, कुंडलियां बन जाती है। इस प्रकार से छप्पे में क्या होगा? छप्पे रोला प्लस उलाला, ये रोला है, सम मात्रिक छंद रोला प्लस उलाला। उलाला अर्ध मात्रिक छंद है, ये अर्ध सम मात्रिक छंद। उलाला और रोला ये मिलते हैं तो छप्पई बनना। तो इस तरीके से हमने देखा आज इस वीडियो में कि छंद के कितने अंग होते हैं, कितने अवयव होते हैं। हमने ये भी देखा, पहचाना, अध्ययन किया कि वर्ण क्या होता है, मात्रा कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है, लघु क्या होता है, गुरु क्या होता है, मात्राओं को कैसे लगाते हैं, इसकी गिनती कैसे करते हैं, गति क्या है, यति क्या है, तुक क्या है, चरण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, गण किसे कहते हैं, और फिर एक ट्रिक के माध्यम से छंद कितने प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद के कितने प्रकार हैं, सम मात्रिक में कौन कौन से छंद आते हैं, उनमें कितनी मात्राएं होती हैं, अर्ध सम मात्रिक में कौन कौन से आते हैं छंद, विषम मात्रिक में कौन कौन से आते हैं, इनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। आशा है ये आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी और इसको आप उदाहरणों के माध्यम से बार बार एक एक उदाहरण लेकर के मात्राओं को लिखने का अभ्यास करें। फिर भी आपको यदि समझ में नहीं आता है, आपकी कोई यदि प्रश्न है तो आप कमेंट में कह सकते हो, लिख सकते हो, मैं उसमें आपको यथासंभव उत्तर दूंगा। जाते जाते आपसे पुनः मेरा आग्रह रहेगा कि इस छंद को अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए और मेरे सारे अलंकारों के वीडियोज़ को एक बार पुनः देखिए, आपको बहुत ही उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी। और आग्रह ये रहेगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।